गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए शुरुआत करते हैं सीडीपी के तहत। आज हम लोग देखेंगे जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए वैसे हम लोग को जो सीटेट है उसमें 3 तरीके का पूछा जाता है जनरली। एक है आपका जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की। ये 3 जो थ्योरम है जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग लगातार एक एक क्लास करके इसको करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीन पियाजे, जिन्होंने किस पर काम किया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, यानी संज्ञानात्मक विकास पर। किस पर काम किया? संज्ञान। अब यहाँ पे समझिए, वाइगोस्की जो है वह बात करते हैं किस पर? वो बात करते हैं सामाजिक पर, लेकिन ये बात कर रहे हैं किस पर? संज्ञानात्मक विकास पर। अब संज्ञानात्मक के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए। संज्ञानात्मक यानी संज्ञान की बात कर रहे हैं। संज्ञान बोले तो आपका जो आपके सोचने, समझने, नहीं, तर्क करने, यही ना आपका। जो भी आप सोचते हैं, जो समझते हैं, जो तर्क करते हैं, वह सारा जो है वह काम कहाँ से होता है? संज्ञान से। तो संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है आपके सोचने की, आपके समझने की, आपके तर्क करने की जो सारी चीजें होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक। यानी जनरली रूप में कहा जाए तो ये हमारा डिपेंड करता है किस पर? थिंकिंग पर, सोच पर डिपेंड करता है। करेक्ट है। अब हम लोग इसको जानने का बात करें थोड़ा सा कि ये जो हमारे पियाजे जी हैं वो रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, इसलिए इनको कहा जाता है स्विस मनोवैज्ञानिक नहीं, बायोलॉजिस्ट। ये 3 चीज है। हाँ, मनोवैज्ञानिक भी है, बायोलॉजिस्ट भी है और फिलोसफर भी है। ये जो है जीन पियाजे, तो जीन पियाजे जो है ये रहने वाले कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड। और इसीलिए इनको कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। ऐसे जीन पियाजे जो है वह एक न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि बायोलॉजिस्ट, फिलोसफर और क्या है? साइकोलॉजिस्ट है। यानी जीन पियाजे जो है एक जैव वैज्ञानिक ना, या दार्शनिक समझते हैं? दार्शनिक का मतलब होता है कि कई साल बाद की बातों को भी सोचता है और किसी भी चीज पर अच्छाई से वह क्या करता है? अपनी बातों को व्यक्त करता है। और साइकोलॉजिस्ट का मतलब तो जानते हैं, मनोवैज्ञानिक। और ये क्या है? जैव वैज्ञानिक ना, जैव वैज्ञानिक है। तो ये 3 है। ये जो है आपके जीन पियाजे जैव वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे, यानी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे जिनका स्विट्जरलैंड से संबंध है। दूसरी बात समझिएगा, ये जो बातें करते हैं जीन पियाजे वो किस पर बात करते हैं? तो वातावरण एवं अनुकूलन के महत्व की बात करते हैं, महत्व के बारे में बताते हैं। यानी वातावरण और अनुकूलन, आप किसी भी वातावरण में किस प्रकार से अपने आप को ढालते हैं, किस प्रकार से अनुकूल करते हैं, वही आपका संज्ञान है। आपके अंदर सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है। इसका मतलब है कि आप किस प्रकार के वातावरण में किस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित करेंगे, ये ही बात कौन करते हैं? जीन पियाजे करते हैं। और उसके बाद ये जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। पूछेगा फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है? चाइल्ड साइकोलॉजी, तो ये है जीन पियाजे। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान के, बाल मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है? तो जीन पियाजे जो है बाल मनोविज्ञान के जनक है। करेक्ट है।
यानी ये बात करते हैं बालक के मनोविज्ञान के बारे में। अच्छा, मनोविज्ञान क्या होता है आपको पता है ना? मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? बच्चों के व्यवहार का। बच्चों के पहले मन था, आत्मा हुआ, अब किसका अध्ययन है? व्यवहार। बच्चे में कौन कौन सा परिवर्तन आता है, कौन कौन से व्यवहार करता है, ये सारा जो चीजें कौन बताएगा? मनोविज्ञान बताएगा। और जिसके बारे में जो पूरा डिटेल अध्ययन किए थे और बताए थे वो थे जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में आपको पता हो कि अपने ही 3 बच्चों पर इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किए थे। कितने साल के बच्चे तक किए थे? 14। जब तक तीनों बच्चा 14 साल का हुआ था तब तक ये अध्ययन किया कि आखिर बच्चों में कौन कौन सी परिवर्तन आते हैं। नहीं तो इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जनक। और दूसरी बात, ये जो जीन पियाजे है यह याद रखिएगा रेडिकल साइकोलॉजी है, रेडिकल साइकोलॉजिस्ट है। रेडिकल का मतलब क्या होता है पता है? रेडिकल का मतलब होता है कि बच्चे जो होते हैं ना वह खुद से क्या करते हैं? सीखने का प्रयास करते हैं। यानी जब बच्चा जो है अपने प्रयास से कोई भी चीज सीखने का प्रयास करता है उसी को हम लोग कहते हैं रेडिकल साइकोलॉजिस्ट। यानी कहते हैं कि बच्चों जो होते हैं ना वह पहले खुद करता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडिकल। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? जो नए नए चीजों को क्या करते रहता है? सृजन करते रहता है, नए नए चीजों के बारे में सोचता है। यानी इनको निर्माणवादी कहते। कंस्ट्रक्ट माने क्या होता है? निर्माणवादी भी कहा जाता है। यानी बच्चे जो होते हैं वह विभिन्न चीजों को अपने ढंग से क्या करते रहते हैं? कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। जैसे आप जब बच्चे होंगे तो देखिएगा आपके समान जब खिलौना रहता था तो उस खिलौना को आप क्या करते थे? पूरा खोल देते थे और फिर से उसको जोड़ने का प्रयास, कभी कभी तो टूट भी जाता था। नहीं, लेकिन बच्चा जो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, जीन पियाजे कहते हैं। और वो कहते हैं कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म थे। जीन पियाजे कैसे मनोवैज्ञानिक थे? रेडिकल, जो बच्चे अपनी अवधारणा खुद बनाता है, नहीं वह खुद पहल करता है किसी भी चीज में, उसी को कहते हैं रेडिकल साइकोलॉजिस्ट। और वो कंस्ट्रक्टिविज्म थे, निर्माणवादी पर क्या करते थे? अपने आप को रखते थे। वो कहते थे कि बच्चे जो होते हैं सृजनकारी होते हैं, वह अपने दुनिया, अपने संसार का निर्माण खुद करते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा थोड़ा सा हम बात कर ले कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में देखते हैं। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट यानी जो कुछ निर्माण करता है, रचता है, रचना कहिए या निर्माण करना कहिए, जो नए नए चीजों के बारे में बताता है उसी को कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। यही ना? देखिएगा ये जो थे जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म थे। कैसे थे इसके बारे में समझिए। ये कहते थे कि जो बच्चे होते हैं ना वो छोटे छोटे, ठीक है, ज्ञान के इकाई के रूप में इकट्ठा करता है। यानी बच्चा जो होते हैं, बच्चे वो क्या करते हैं? ज्ञान के छोटे छोटे आंकड़ा को क्या करता है? आंकड़ा को इकट्ठा करता है। समझ में आ रहा है? यानी बच्चा कैसा चीज होता है? तो बच्चा छोटे छोटे आंकड़ा जो होते हैं, छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं, इकाई होते हैं, उसको क्या करता है? इकट्ठा करता है। और वही छोटे छोटे होकर उसका पूरा क्या हो जाता है? एक अच्छा ज्ञान का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात, ये क्या करता है? छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं, इकाई होते हैं, उसको तो इकट्ठा करता है एवं क्या बना लेता है? बड़ा अवधारणा बना लेता है, बिग अवधारणा। छोटा छोटा है और उसी को इकट्ठा करते करते क्या कर लेता है? बड़ा अवधारणा। समझते हैं किसी भी चीज के बारे में चिंतन करना, सोचना कि आगे क्या हो, आज से 15 साल बाद हमारे लाइफ में क्या होगा, इसके बारे में सोचना। तो बच्चा भी क्या करता है? आप बच्चे के बारे में अध्ययन करें तो बच्चे को छोटा छोटा यूनिट्स के रूप में पहले इकट्ठा किया और तब बाद में एक बड़ा अवधारणा बना लिया कि दुनिया, अच्छा पहले क्या सोचता था
कि ये दुनिया जो है से गोल है, फुटबॉल लेखा। बच्चा सोचा तन्नी को क्या है, फिर धीरे धीरे इकट्ठा किया, अच्छा है पर पेड़ों है, इस पर नदियों है, इस पर जानवरों है, इस पर पूरा पिंड भी है। अब करके क्या कर ले, पूरा ब्रह्मांड के बारे में उसके अंदर क्या कर ले जानकारी। तो कोई भी बच्चा एकाएक पूरा जानकारी नहीं आ जाता उसको, छोटे छोटे हमको सोचना चाहिए कि बच्चा जो है पहले छोटे 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 बातों को सीखेगा और उसके बाद एक बड़ा सा अवधारणा उसके अंदर क्या हो जाएगा नहीं। उसके बाद ये कहते थे कि जो बच्चे होते हैं वह ज्ञान का अपनी दुनिया बनाते हैं। मतलब समझ रहे, ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे यूनिट्स को इकट्ठा करना और उसी यूनिट से एक बड़ा कंसेप्ट बना लेना, और बच्चे ज्ञान का अपनी दुनिया बनाते हैं। मतलब समझ रहे हैं, कहने का अर्थ यह है कि वह जो होता है ज्ञान का अपनी दुनिया बनाते हैं। मतलब वो छोटे छोटे नॉलेज को ना इकट्ठा करते करते वो क्या करता है, इस दुनिया का निर्माण करता है। मतलब वो किसी के भरोसे से नहीं रहता है। यानी बच्चा जो होता है ना वो कैसा होता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद तैयार करता है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म का कहना है। अब हम लोगों को ना इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है, लेकिन इसको पहले नोट कीजिए कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे ने कहा कि हमारे संज्ञान का जो विकास होता है वह डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझते हैं, यह एक समान ढंग से नहीं होता है। कैसा होता है, असमान ढंग से। कौन कहते हैं, जीन ये कहते हैं कि हमारे संज्ञान का विकास जो होता है ना, जैसे कभी ऐसे ऐसे बढ़ता है, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह ऐसे ही बढ़ते चला जाता है, असमान ढंग से, निश्चित नहीं है कि ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, हमारे जो संज्ञान का विकास होता है वो कैसे होता है, तो वो होता है कंटिन्यूअस रूप से होता है, नहीं एकदम इतना 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 फिक्स है कि इतना ही होता है। तो ये बोलते हैं कौन, जीन पियाजे बोलते हैं। अब देखिए संज्ञान के विकास के लिए ना कुछ टर्म है जिसको जानना जरूरी है। सबसे पहले आप संज्ञान का विकास चाहते कि अच्छा से हो तो क्या होना चाहिए, परिपक्वता, मैच्योरिटी। आपके संज्ञान के विकास में मैच्योरिटी बहुत भूमिका निभाती है। आपके सोचने का, आपके समझने का जो तरीका होता है या मैं वो कैसे आती है, परिपक्वता आती है ना, परिपक्वता के आधार पर। दूसरा होता है अनुभव। अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। आप जो क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी, इस पर भी डिपेंड करता है आपके संज्ञान का विकास नहीं। उसके बाद तीसरा जो होता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। सामाजिक अन्योन्य क्रिया का मतलब समझते हैं, अन्योन्य क्रिया मतलब आप समाज के लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं उसके माध्यम से भी आपके संज्ञान का क्या होता है। और उसके बाद अहम भूमिका निभाती है, ये है इक्विलिब्रेशन। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, यानी इसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था, संतुलन जिसको बोलते हैं। इक्विलिब्रेशन आप सुने होंगे कि अगर कोई चीज के बारे में आपके पास जो जानकारी है नहीं, और उसके आधार पर दूसरी चीजों के बारे में जो आप अवधारणा बनाते हैं, वही ना आपका इक्विलिब्रेशन। या जो आपके पास ज्ञान है उसमें कुछ नया फेंट देते हैं, वही आपका इक्विलिब्रेशन है। लेकिन जब उसमें बदलाव करते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो डिसइक्विलिब्रेशन आ जाता है। तो आपके संज्ञान के विकास के लिए चार जो तत्व होते हैं काफी सहायक होते हैं। परिपक्वता आपकी, आपके संज्ञान यानी आपके सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता जो होती है डिपेंड करता है आपकी मैच्योरिटी पर। आप किस हद तक परिपक्वता को लेते हैं। मान लीजिए कि आप समाज में हैं, कोई आपको गाली दे रहा है, आपका शिकायत कर रहा है, तो ये डिपेंड करेगा आपके मैच्योरिटी पर कि आप उससे उसी समय लड़ जाएंगे, पूरा बर्बाद हो जाएंगे, कि चुपचाप अपना छोड़ के या रास्ता देखेंगे कोई कि हमारे लिए क्या अच्छा है, ये ना देखिएगा। उसके बाद अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है नहीं, अनुभव से ही तो आपकी संज्ञान की क्षमता बढ़ेगी। आप जो एक्टिविटी करते हैं, जब कोई क्रियाकलाप करते हैं तभी ना आपके अंदर अनुभव आएगा। आप सीटेट का एग्जाम नहीं देंगे तब तक आपको क्या अनुभव होगा, क्या उस तरीके से आप सोच समझ सकते हैं।
उसके बाद सामाजिक अन्योन्य क्रिया आपके संज्ञान के विकास में बहुत भूमिका अदा करता है, क्योंकि आपका जो संज्ञान, जो आपका कॉग्निशन है, उसको जितना ज़्यादा एक्सरसाइज किया जाए, जितना ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, उतना ही ज़्यादा विकसित होता है। ये बात मत सोचे कि ज़्यादा पढ़ने से आपका दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाता है, ये गलत बात है। इसको जितना हम यूज करेंगे उतना ज़्यादा ये डेवलप। मानव का ही एक ऐसा ब्रेन है जिसको जितना यूज किया जाए उतना बढ़ता है, और किसी का ऐसा ब्रेन नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि इसको हमेशा, हाँ, पागल होते हैं कौन लोग होते हैं? जो चिंतन के जगह पे चिंता करने लगते हैं। जैसे चिंता करते हैं, जैसे अब सीटेट निकालना है तो आप परेशान है, फेल हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे, ऐसे, और उस पर काम न करना होगा नहीं। तो इस तरीके से आपको चिंता, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, इक्विलिब्रेशन, आपको संतुलन बनाना है कि कैसे संतुलन बनाते हैं। ऐसा ना कि संतुलन बना के आप टेंशन में रहे हमेशा। तो इसको नोट कीजिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्कीमा के बारे में। चूंकि जीन पियाजे जो है उन्होंने कहा कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें क्या होती है, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन होता है, समझे? जैसे ये होता है अपने परिवार का, ये होता है कौन चीज़ का, बाहरी का, ये कुछ गुण होता है आपके पढ़ने का, ये होता है कुछ एम का। इसी तरीके से बहुत सारे, जैसे आप जो अपने माँ के साथ व्यवहार करते हैं, अपने बहन के साथ व्यवहार करते हैं, पिता के साथ व्यवहार करते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सब में अपना एक अलग अलग तरीका होता है। ऐसा तो नहीं कि जो माँ से बात करते वही आप पड़ोसी से बात करते। तो जो सूचना का छोटा छोटा जो खंड होता है, उसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्कीम। और जब सूचनाओं का समूह हो जाता है, सूचनाओं का समूह हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। यानी ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी सूचना है आपके पास तो वह स्कीम है, और वही सूचना जब आपके ब्रेन में इकट्ठा हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीम। अगर इसको सीखा जाए, जैसे आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते तो अ से लेके ज्ञ तक पढ़ते, तो अ जो है स्कीम है, आ स्कीम है, और पूरा जो ये बन गया समूह वही आपका क्या होगा, स्कीम। यानी अलग अलग चीजों के बारे में जो ज्ञान है अलग अलग, वह छोटा छोटा जो है वो स्कीम है, और सबको एक साथ मिला के समूह बना दिया जाए तो ही कहलाता है स्कीम। कोई समस्या? उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। एसिमिलेशन यानी हिंदी में इसको आप लोग बोलते हैं आत्म सातीकरण, आत्म सात्विक या आत्मसात भी बोलते हैं उसको, आत्मसातकरण। ये क्या होता है? तो एसिमिलेशन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एरोप्लेन के बारे में जानकारी रखते हैं ना, किसके बारे में, एरोप्लेन के बारे में जानकारी रखते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई भी चीज आएगा तो बच्चा कहेगा कि हवाई जहाज है। अगर बच्चे ने पक्षी को देखा, किसको देखा, पक्षी को, तो भी बच्चा ने क्या कहा, हवाई जहाज है, एरोप्लेन है। तो यह जो है उसका क्या है, आत्मसात कर, उसको छोड़ दे। अगर उसमें चेंजिंग है तो फिर दूसरा चीज हो जाएगा। यानी आपके पास जो पूर्व ज्ञान है उसी में आप नए ज्ञान को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ना या शामिल कर देते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, आत्मसात करना। सिंपल सी बात है। जैसे सीटेट का एग्जाम आपने दिया, आपका स्कोर था 94, आपने क्या किया, उसी आधार पर आगे बढ़ाया, स्कोर बढ़ के आपका हो गया, मान लीजिए कि 9 जोड़ दिए यानी 103 हो गया।
तो आपने पहले वाले में ही जोड़ा कि अलग से जोड़ा? पहले वाले में। यहां अलग हो जाएगा मामला, ठीक है। या जो पहले से आपके पास जो ज्ञान है ना, उसमें जोड़ देना क्या कहलाएगा? आत्मसात करना। सिंपल सा बात है। जैसे मान लीजिए किसी का शादी है, तो शादी का जो विध सब है वो पहले से आप जानते हैं, लेकिन अब उसी में कुछ कहे कि नहीं, अब थोड़ा सा इसमें ऐसे एडवांस कर दिया जाए। जैसे पहले सिंपल सा शादी होता था, अब लोग पहले शादी से पहले ही बात करना शुरू करते हैं, रिंग सेरेमनी करते हैं, नहीं घुमाने ले जाते हैं शादी से पहले, अब ऐसा भी चलन आ गया। तो ये सारा चीज जो है आप पहले से चलन उसी में ना ऐड कर रहे हैं, तो ही क्या कहलाएगा? मान लीजिए कि काला गाय देखा, अब भैंस भी काला था, तो बच्चा कहेगा कि वो भी गाय है। उजला गाय को देखा है, उजला मान लीजिए कि उजले ही किसी और चीज को देखा तो कहेगा कि वही है, चार पैर है। तो यानी सिंपल सी बात है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देना, शामिल करना क्या कहलाता है? लेकिन अकोमोडेशन क्या कहलाता है? अकोमोडेशन, जिसको हम समायोजन कहते हैं। जैसे बच्चा बिल्ली को देखा, ठीक है, और फिर डॉग को देखा, तो डॉग को भी वो कहता है कि बिल्ली है। तो उसके माँ बाप ने समझाया कि नहीं, चार पैर जरूर इसके है, इसको भी चार पैर है, पूंछ है, इसको भी पूंछ है, लेकिन इसकी आवाज म्याऊ म्याऊ होता है और उसका आवाज भाव भाव होता है। तो बच्चा समझा, अच्छा, यानी बाहरी रूप से समानता दिखने के बावजूद भी कुछ जो चीजें होती है वह समान नहीं होती है, यानी उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, चेंजिंग, बदलाव होता है। तो वह जो बदलाव आ जाता है, जो चेंजिंग हो जाता है, यानी इसमें क्या करेगा बच्चा, पहले वाला जो ज्ञान था उसको क्या करेगा, बदलाव करेगा, चेंज करेगा, जिसको बदलाव का इंग्लिश में बोलते हैं चेंज, मॉडिफाई। तो समझ जाना, जैसे ही मॉडिफाई और चेंज शब्द आए, समझ जाना क्या है, अकोमोडेशन। करेक्ट है। उसके बाद एक बात हम और करेंगे, ऑब्जेक्ट परमानेंस की। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व। वस्तु जैसे आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, मतलब समझ रहे? साइट नजरों से दूर होना, दिमाग से दूर होना, नहीं समझे? मान लीजिए कि एक कलम है, इसको नजर से हटा दिए तो दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। जब बच्चा 9 महीना से पहले का होता है, 9 से पहले का, 9 महीना से पहले का बच्चे के अंदर जो होता है वस्तु अस्थायित्व नहीं पाया जाता है। यानी उसके सामने अगर कोई भी चीज दिखाते हैं, छुपा लेते हैं, तो बच्चा रोता नहीं है, खोजता नहीं। जनरली जो होता है वस्तु अस्थायित्व का गुण 9 से 11 महीने पर आ जाती है, लेकिन जरूरी नहीं सभी बच्चों में, लेकिन 2 साल से पहले सब में आ जाता है। समझे? 9 से 11 जो है किसी को 9 में आ सकता है, किसी को 10 में, किसी को 11 में, किसी को 15 में भी आ सकता है। ये तो एवरेज है ना। तो वस्तु अस्थायित्व जो होता है जनरली 2 वर्ष से पहले आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसके सामने से अगर कलम को दिखा कर हटाएगा तो बच्चा रोने लगेगा, चीखने लगेगा, खोजना प्रारंभ करेगा। यानी वस्तु क्या हो गया, इसी को बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व। यानी नजर से दूर करिएगा तो माइंड से दूर उसमें होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद एक टर्म है ईगोसेंट्रिक या ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता क्या होता है, इसमें बच्चे में आई की भावना आ जाती है, अहम की भावना आ जाती है। मतलब जो वह सोच रहा है, जो वह कर रहा है, वही सबसे बढ़िया है और सब से मतलब उसको नहीं। अगर वह रोता है तो उसको चॉकलेट मम्मी देती है, तो वह अगर उसके पिता भी दुख से रोएंगे तो उसको भी क्या खिलाएगा, चॉकलेट। वो भी समझता है कि जैसे हम खुश होते हैं वैसे मेरे पापा मम्मी भी खुश होते हैं। यानी दुनिया हमारे लिए बड़ा अजूबा है तो सबके लिए अजूबा है।
समझ रहे? ईगो मतलब बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, केवल किसके बारे में सोचता है? आत्म केंद्रित, खुद के बारे में ही सोचता है केवल। उसको लगता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम है ना, वही सब है। यानी दुनिया उसके लिए वह खुद होता है। समझ रहे हो? उसे मतलब कितना सुंदर गुण है ना, जो वह सोचता है वही अच्छा है, उसके बाद सब क्या है? खराब। अहम केंद्रिता गुण आज इसमें ये होता है। ये सब हम जीन पियाजे के टर्म की बात करते हैं। एक होता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है सजीववाद। ये क्या होता है? एनिज्म का ये इसमें क्या होता है ना कि निर्जीव को भी बच्चा क्या समझता है? जैसे अगर बच्चा चल रहा था और उसको ईंट में ठोकर लग गई तो बच्चा खूब रोता है। कब तक रोता है? जब तक कि उसकी मम्मी उसको जाकर पीटती नहीं। उसको लगता है कि जैसे हमरा पीटलक हम ओकरो पीटम तो ठीक रह। या पुतला रहता है, पुतला को पानी पिलाएगा, पुतला को खाना खिलाएगा, उसको ठंडा रहेगा तो ऊपर से ओढ़ा देगा, कुछ कपड़ा पहनाएगा नहीं। अब मान लीजिए कि अगर गिर गया तो खूब रोना शुरू करे। उसको लगता है कि उसको भी चोट लगा है, बताएगा कि मम्मी चोट लग गया इसको ना, मारो जमीन को मारो। तो जमीन के ठोकेगा, मम्मी चुप हो जाए। कितना अच्छा लगे। लेकिन जब एगो बेटा बेटी पोसेगा तब बुझाता है ना। चलिए देखिए, तब पता चलता है नून तेल के भाव। आइए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। एक बात और बता दो, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों में सबसे पहले क्या आती है? विचार आती है, और भाषा का विकास बाद में होता है। यानी सिंपल से याद रखिएगा कि बच्चों की में भाषा पहले आती है, सॉरी विचार पहले आते हैं। कोई भी चीजों को पहले वो देखता है, उस पर क्या करता है? सोचता है, और तब वह भाषा के रूप में निकलता है। यानी बच्चों में, अच्छा जी कौन कहता है कि बच्चों में जो भाषा बोलने की शक्ति जो होती है से जन्मजात होती है? कौन कहता है? जन्मजात होती है, चॉम्स्की कहते हैं। ठीक है। अब वातावरण से सीखता है वो कौन कहते हैं? वो वाइगोस्की कहते हैं। नहीं, और वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चों में शुरुआत में जो होते हैं विचार और भाषा अलग अलग चलता है, लेकिन आगे चलकर वह क्या हो जाता है? अंतः संबंधित हो जाते हैं। स्किनर क्या कहते हैं? भाषा के बारे में कुछ कहते हैं स्किनर साहब? तो कुछ जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए हम लोग अब आगे बात करते हैं स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। देखिएगा, आपका जो संज्ञान का विकास होता है उनके लिए ये पूछता भी है। जीन पियाजे ने कुछ अवस्था का जिक्र किए नहीं, उन्होंने 4 अवस्था का बात की है। 4 अवस्थाओं के बारे में पहले शॉर्ट में देखिए। एक है जिसको बोलते हैं सेंसोरी मीटर, नहीं सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर जो होता है इसको हम बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, या इसी को बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। नहीं, ये जो होता है कब से होता है? जन्म से 2 वर्ष। बच्चा जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है वह आपके सेंसरी मोटर का होता है, इंद्रिय गामक का होता है। और इसी को कुछ लोग शैशवा अवस्था की श्रेणी में भी रखते हैं। नहीं, कौन अवस्था? शैशवा अवस्था। थोड़ा सा जानिए पहले, डिटेल बाद में करेंगे। दूसरा जो उन्होंने बताया प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन से पहले, संक्रिया से पहले की अवस्था। प्री ऑपरेशनल जो होता है कब से? 2 से 6 वर्ष होता है। इसको कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तीसरा है प्री ऑपरेशन, मतलब समझते हैं संक्रिया से पहले। संक्रिया मतलब
आप जो ऑपरेशन करते हो, जो कुछ काम करते हैं, यानी उससे पहले, यानी लॉजिक से पहले, तर्क से पहले। तीसरा होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसको कहते हैं 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। हिंदी में इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होता है? जो चीजें आपके सामने होती है उसी के बारे में सोचते हैं, जो नहीं होते उसके बारे में नहीं सोचते। चौथा जो उन्होंने बताया, फॉर्मल ऑपरेशनल, नहीं, 11 से ऊपर है, इसको कहा जाता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। इसमें क्या होता है? इसमें लॉजिक आ जाता है, तर्क करने की क्षमता आ जाता है। बच्चा इसमें अमूर्त सोच आ जाती है, जो चीज सामने नहीं भी उसके बारे में सोचता है। अगर आप त्रिभुज कहते हैं तो बच्चा त्रिभुज के बारे में सोच लेता है। नहीं, थोड़ा सा जानिए, उसके बाद हम डिटेल करेंगे। इसका गुण थोड़ा सा देखते हैं पहले। सेंसरी मोटर में क्या होता है? सेंसेज आर टीचर्स, नहीं, यानी जो इंद्रियां होती है वही शिक्षक होते हैं, और उसी के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? किसी भी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, यानी सेंसेस, इंद्रियों के माध्यम से। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। यानी अगर बच्चे को उस चीज को हटा ले जाए तब भी वह क्या करता है? उसके बारे में सोचता है। इसमें रिफ्लेक्स जो एक्शंस होते हैं, यानी अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है सो भी आ जाती है, जैसे पलक का झपकना, ये सब कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया। भूख का लगना, सब अनैच्छिक क्रिया है, नहीं। और ये जो होता है प्री ऑपरेशनल, ये ऑपरेशन से पहले, संक्रिया से पहले। इसमें क्या होता है? सेंट्रेशन, बच्चा किसी एक चीज के बारे में ही सोचता है, यानी एक चीज पर ही केंद्रित रहता है, एक बार में एक ही चीज के बारे में सोचता है। एक से ज्यादा चीजों के बारे में सोचता है क्या? नहीं सोचता है। दूसरी बात, बच्चों में ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रिता आ जाती है। ईगोसेंट्रिक यानी अहम केंद्रिता आ जाती है। उसके बाद इरेवर्सिबिलिटी, इरेवर्सिबिलिटी मतलब समझते हैं? इरेवर्सिबिलिटी का मतलब होता है बच्चे में जो होता है किसी भी चीज को रिवर्स करने की क्षमता अभी नहीं होती है। इरेवर्सिबिलिटी है। रिवर्सिबिलिटी माने, इरेवर्सिबिलिटी माने क्या होता है? जिसको हम उल्टा नहीं कर सकते। अभी इसमें बच्चा में आएगा, छोटा बर्तन आप बड़ा बर्तन में रख देंगे तो पता कर पाएगा? नहीं। ये में अभी पलटा भी गुण नहीं रहेगा, और पलटा भी होगा। बच्चा स्कूल तो जाएगा लेकिन स्कूल से आ नहीं पाएगा। कंक्रीट में क्या होता है? कंक्रीट जो अवस्था होती है इसमें सेंट्रेशन, तो इसमें क्या होता है? इसमें लॉजिक, तर्क आना शुरू हो जाता है। ठीक है। बच्चे में संरक्षण गुण आ जाता है, वर्गीकरण हो जाता है। संरक्षण समझते हो क्या होता है? बच्चे को अगर मतलब यानी आप समान अमाउंट को छोटा बर्तन में रखिए या बड़ा में रखिए, वो समझ जाता है कि दोनों में बराबर ही है या क्या है। और चौथा अवस्था जो होता है जिसमें इसमें क्या हो जाता है? इरिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है। इरिवर्सिबल थिंकिंग मतलब 2 + 3 = 5 होता है
तो 3 + 2 बराबर कितना होता है? रिवर्स गुण बच्चे में आ जाती है, नहीं कि नहीं आती है? आ जाती है। और यह जो होता है अमूर्त चिंतन का गुण इसमें रहता है, नहीं? तो पहले इसको नोट कीजिए, इधर वाला केवल कीजिएगा, इसको नोट करने की अभी जरूरत नहीं है, इस पर हम डिटेल अभी चर्चा करेंगे। नोट हो गया? उनका पंखा चला लो, गर्मी कितना है। अरे तो आइए हम लोग सारे स्टेजेस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी प्रेरक या इंद्रिय गामक अवस्था। यह जो अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, जिसको हम लोग शैशवावस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेंसरी मोटर में सेंसेज आर टीचर्स, यानी उसकी जो ज्ञान इंद्रिया होती है, ज्ञान इंद्रिया 5 है। कौन कौन? आँख, कान, नाक और त्वचा और जीभ। तो ये 5 है। इसी 5 के माध्यम से बच्चा जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं और इसी से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसमें रिफ्लेक्स एक्शंस पाए जाते हैं, जन्मजात कुछ क्रियाएं पाई जाती हैं, चाहे वो पलक का झपकना हो, चाहे दूध के दांत का गिरना। कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिस पर हमारा बस नहीं चलता, नहीं। उसके बाद इमिटेटिव बिहेवियर, इमिटेटिव बिहेवियर का मतलब क्या होता है, अनुकरण, अनुकरण व्यवहार। यानी बच्चा जो होता है इसमें क्या होता है, नकलची होता है। बच्चा दूसरे को नकल करके और वैसा ही करता है। इसीलिए हमेशा बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि बच्चे के गलत प्रभाव पड़े बच्चे के माइंड पर। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आने लगता है। कब? 2 साल से पहले। ऐसे शुरुआत होती है 9 से 11, नहीं 9 से ऐसे शुरुआत होने लगती है, लेकिन कुछ बच्चों में देर से भी आ सकती है। इसको हम लोग कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी नजरों से ओझल हुआ तो दिमाग से भी ओझल हो गया। यानी जब बच्चे को कोई चीज दिखाई जाती है 9 महीने से पहले और उसको छुपा ली जाती है तो बच्चा समझता है कि इसका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जैसे 9 महीना के बाद किसी में 9, किसी में 10, किसी में 11, किसी में 15 भी हो सकता है, सबका अपना अपना मैच्योरिटी होती है। लेकिन जनरली 2 साल से पहले आउट ऑफ साइट ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होती है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी यह गुण जब आ जाता है तो बच्चे के सामने से कोई भी चीज हटाते हैं, बच्चा चीखना शुरू कर देगा, उस चीज को खोजना शुरू कर देता है। तो ये चीजें होती है सेंसरी मोटर। दूसरी जो अवस्था होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है बच्चे के विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कितने भागों में बांटा, संज्ञानात्मक विकास में? तो 4 अवस्थाओं में बांटा। ये होते हैं कब से कब तक? 2 से 7 वर्ष होते हैं। इसको कहते हैं पूर्व
पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व बाल्यावस्था। संक्रिया से पहले, ऑपरेशन से पहले नहीं। इसमें क्या होता है, बच्चे जो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन बोले तो संक्रिया जो करते हैं, जो बच्चे सोचते हैं, नहीं, वह कैसा प्रोसेस होता है, मेंटल प्रोसेस होता है, यानी मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, मानसिक, यानी जो भी बच्चा करता है अपने मेंटल से करता है, मानसिक प्रक्रिया होती है। और भाषा विकास के लिए, भाषा विकास के लिए अति महत्वपूर्ण या अति संवेदनशील अवस्था होती है, क्योंकि बच्चा इसमें घर से बाहर निकलना शुरू करता है और बच्चे आस-पास के बच्चों के साथ खेलता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीब भाषा आते हैं और वह भाषा को क्या कर लेता है, आसानी से सीखते चला जाता है। सबसे ज़्यादा भाषा विकास कहीं अगर होता है तो इसी अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था कहिए या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहिए। उसके बाद जीन पियाजे के अनुसार बच्चा पहले सोचना सीखता है, ठीक है, और भाषा क्या करता है, विकास बाद में होता है। यानी पहले बच्चे में क्या आती है, सोच आती है, फिर भाषा का विकास हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार सोच और भाषा अलग अलग चलती है, लेकिन बाद में जाकर अंतर संबंधित हो जाते हैं। उसके बाद बच्चा जो होता है इसमें ईगो सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है, आई की भावना पाई जाती है, मैं, यानी वह केवल अपनी खुशी खोजता है, अपने बारे में सोचता है, उसे लगता है कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद है, जिस चीज से मुझे नफरत है, उसी से सबको है, और जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही सब सोचते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद इस अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था कहने का अर्थ है कि इसमें इसे हम खिलौने की आयु भी कह सकते हैं, ट्वाइस, खिलौने की आयु भी कह सकते हैं। समूह से पहले की अवस्था है, प्री गैंग है, प्री स्कूल एज है, स्कूल जाने से पहले की अवस्था है। तो पहले इसको क्या किया जाए, नोट किया जाए, उसके बाद हम बात करते हैं। तीसरा देखिएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक होता है, 7 से 11। 7 से 11 वर्ष की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था हो सकती है, मूर्त संक्रियात्मक, अनौपचारिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक संक्रियात्मक, अवस्था है। और चूंकि 7 से 11 है तो ये उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत भी आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था की सबसे बड़ी व्यवस्था जो बातें हैं कि इसमें मूर्त सोच आना शुरू हो जाता है। मूर्त मतलब क्या होता है, जो चीजें आपके सामने होती है आप उसी के बारे में अच्छा से क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं,
और तर्कपूर्ण सोच आ जाती है। अब बच्चा इसमें क्या करता है, किसी भी चीज पर तर्क करना शुरू कर देता है ना, यानी बच्चा अब लॉजिक करता है। ऐसे ही कोई चीज को नहीं मानेगा, पहले आपसे तर्क करेगा कि ऐसा होता है तो क्यों, और ऐसा नहीं होता है तो क्यों, और सारी चीज पर ये अपना लॉजिक देना शुरू कर देता है। और इसमें रिवर्सिबिलिटी जो होती है डेवलप्स हो जाती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब समझते हैं, पलटावी गुण इसमें आता है। अब बच्चा जो होता है रिवर्स कर सकता है, घर से स्कूल भी जा सकता है, स्कूल से घर भी वापस आ सकता है। 2 और 3 5 होता है, तो 3 और 2 भी 5 होता है, बच्चा समझने लगता है, बच्चे में रिवर्सिबिलिटी गुण आ जाती है। इतना ही नहीं, वर्गीकरण का गुण आ जाता है। अब बच्चा ना क्लासिफिकेशन कर लेता है, गुण के आधार पर वह अलग अलग कर सकता है वस्तु को। उसके बाद बच्चा जो होता है मात्रा, क्षेत्र या क्षेत्रफल या आयतन नहीं बदलता है, आकार या आकृति बदलने पर। अब बच्चे के दिमाग में यह भी चीज आ जाता है कि किसी भी चीज के मात्रा को बढ़ा देने से, क्षेत्रफल को बढ़ा देने से, आयतन को बढ़ा देने से, यानी आकार या आकृति बदलने पर उसकी मात्रा, क्षेत्रफल या आयतन नहीं बदलता है। अगर मान लीजिए कि ये है आपका ऐसी और ये है ऐसा, आकार या आकृति बदल गया, शेप एंड साइज। इसमें अगर 1 लीटर डाला गया है, इसमें भी 1 लीटर डाला गया है, बच्चा बता देता है कि दोनों समान हैं। अब बच्चे में यह गुण आ जाता है कि आकार या आकृति बदलने पर उसमें मात्रा, क्षेत्रफल या आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, और इसे हम लोग उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसको समूह पूर्व अवस्था या स्कूल की अवस्था, दल की अवस्था, एक खेलने की आयु, पाई जाती है इसमें। तो ये सारा जो गुण है किस अवस्था का है, तो मूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की है। चौथा और अंतिम जो उन्होंने अवस्थाएं बताए जीन पियाजे महोदय ने, वो था आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 के ऊपर, 11 प्लस, इसको बोलते हैं मूर्त, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी बच्चा अब उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां से उसके अंदर अमूर्त सोच आना शुरू हो जाता है। यानी उसके सामने अगर कोई वस्तु नहीं भी है तब भी वह उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में आगे कार्य करता है। सबसे पहली बात कि बच्चों में अमूर्त सोच का विकास हो जाता है। अमूर्त सोच का विकास हो जाता है। अगर बच्चे को कहा जाए कि त्रिभुज क्या है या त्रिभुज ऐसा होता है तो उसके दिमाग में एक पिक्चर आने लगता है। इसको
समूह या दल की अवस्था भी कहा जाता है। गैंग की अवस्था है। बच्चा अब कैसे रहेगा? समूह में रहेगा, अकेला रहना पसंद नहीं करेगा। और इसमें जो बच्चा हो जाता है जिसमें अपसारी, अभिसारी और सृजनात्मक सोच जो है, यानी अपसारी, अभिसारी, सृजनात्मक सोच की आयु कहा जाता है। करेक्ट है। और बच्चे के अंदर हर तरह का एक अमूर्त सोच का भी विकास हो जाता है। तो लिखिए, और लास्ट में हम लोग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे। तो आइए देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शैक्षणिक अनुप्रयोग। कहने का अर्थ है कि शिक्षा में आप किस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग ला सकते हैं। यानी आप बच्चों को किस तरीके से ये जो है जीन पियाजे का जो नियम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए एक विस्तृत जो है, बच्चों के लिए विस्तृत पहलू क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। विस्तृत का मतलब समझते हैं, एक ब्रॉड डेवलपमेंट माना होता है उसके सारे जितने भी पार्ट से कॉग्निशन का सबके विकास के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक पहलू कहिए या पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। पाठ्यक्रम जो है इसे क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए, जिसमें उसके न केवल मेंटली बल्कि उसके होल डेवलपमेंट की बात करें कॉग्निशन में। लेकिन पियाजे के अनुसार किसी भी अवस्था को कॉग्निशन संज्ञान के विकास में छोड़ना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि बच्चा जो है सभी आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में और आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसको किस में, उसके अगले स्टेज में। जैसे सबसे पहला जो होता है से कौन होता है, जो सबसे पहले हम लोग जो ने स्टेज की बात की है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक। प्री ऑपरेशनल को ही हम लोग कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरा जो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथा जो होता है आपका फॉर्मल। तो किसी भी अवस्था को हम लोग स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसमें बच्चा, जिन पे आज कहते हैं कि बच्चा तेजी से सीखता है, इसलिए बच्चों के सामने कंक्रीट मटेरियल, कंक्रीट मतलब समझते हैं जो ठोस होते हैं, उसको रखना चाहिए। कंक्रीट मटेरियल उनको प्रदान करना चाहिए, और बच्चों की उत्सुकता को क्या करना चाहिए, उत्सुकता को बढ़ाना चाहिए। यानी बच्चे को इस लायक बनाना चाहिए ताकि वो अंदर से इसके प्रति क्या हो जाए, जागरूक हो जाए, क्यूरियस हो जाए, इंटरेस्ट जग जाए। तो ये किसको ध्यान में रखना है, और बच्चों को
ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन में कैसे करना है। बच्चों को खोजकर्ता के रूप में, किसके रूप में? खोजकर्ता के रूप में व्यवहार करना चाहिए। यानी इस तरीके से आप करिए कि बच्चा खुद क्या करे, डिस्कवर करे अलग अलग चीजों को। यानी सिंपल सी बात है कि एजुकेशन में इसका हम लोग अनुप्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप बच्चे के सारे जो चारों अवस्था है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा और बच्चे को हमें कैसा बनाना पड़ेगा? डिस्कवरर, खोजकर्ता, क्यूरियस बनाना होगा, इंटरेस्ट जगाना होगा और बच्चे को विस्तृत पाठ्यक्रम देना है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे पहलुओं को दिया गया हो, जिससे उसका कॉग्निशन का विकास तेज गति से हो और किसी भी अवस्था को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, उनकी अवस्था के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करना चाहिए और उन्हें जिस रूप में मदद हो सके आप एक सुविधादाता के रूप में काम करें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।